नमो नमः साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवार लेकर उपस्थित हूँ एक और नया वीडियो। हम देख रहे थे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि किस प्रकार से उसके कारण रहे उसमें, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो आप मेरा वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उनका उदय, किस प्रकार से संस्थाओं की स्थापना हुई। जैसे जैसे लोगों में राजनीतिक जनजागृति आने लगी तो उन्होंने अपने संगठन बनाना शुरू किया। उन संगठनों में स्थापना का क्रम किस प्रकार से रहा उसका हम अध्ययन आज करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व देश के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिन्होंने भले ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ही सही किंतु राष्ट्रवाद के उदय में अपना योगदान दिया। भारतवासियों के लिए ये विचार बिल्कुल नया नहीं था कि लोग राजनीतिक संगठन को तैयार कर सकते हैं। सन 1838 में, तो जो फैक्ट आते जाते हैं, जहाँ सोसाइटी बन रही है, जो डेट्स आ रही है, तो आप उसको नोट करते जाएं। सन 1838 ईस्वी में बंगाल के ज़मींदारों ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई, जिसने कर मुक्त भूमि के अपहरण का विरोध किया। अर्थात ऐसी भूमि जहाँ पर कोई कर नहीं था, कोई टैक्स नहीं लगा हुआ था, कोई लगान वहाँ पर नहीं ली जाती थी, ऐसी भूमि को जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने अधिकार में ले लेते थे। तो उसके अपहरण का उन्होंने विरोध किया। किन्होंने? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो बंगाल के ज़मींदारों ने बनाई थी 1838 में, 1838 में। उसे कुछ अंशों तक सफलता भी मिली। उसके पश्चात अनेक संस्थाएं बनी जो राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सरकार को ज्ञापन देती। सन 1851 में कलकत्ता के जमींदारों ने राजनीतिक उद्देश्य से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था बनाई। कब बनाई? 1851 में कलकत्ता के जमींदारों ने ही बनाई। संस्था का नाम क्या था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। बड़े व्यापारियों तथा जमींदारों ने मिलकर सरकार के सम्मुख प्रशासनिक सुधार की मांग की। इन संस्थाओं ने अपने अपने प्रांतों की राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लिया। तो देखिए, ये संस्थाएं क्या करती थी, इनको जो भी कोई शिकायतें होती तो ये सरकार को एक मेमोरेंडम देती थी, जिसमें ये अपनी कंडीशंस लिखती। इनको अगर कोई परेशानी है तो वो सारे लिख के उन्हें दिया जाता था। इसके बाद सन 1857 में जब क्रांति हुई, उसके बाद के दशकों में जब उच्च शिक्षा का प्रसार हुआ तो बुद्धिजीवियों ने यह अनुभव किया कि जमींदारों के संगठन के अलावा उन्हें भी अलग से अपने विचार रखने चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापित करें। अब देखिए, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापित की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये स्थापित की थी 1866 में। तो डेट्स आप जो ईयर है वो कम से कम याद रखिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में स्थापित की। भारत के प्रमुख नगरों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की। सन 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई, जिसमें महाराष्ट्र क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। तो देखिए, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, जबकि 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई। उसके बाद 1876 में 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो देखिए, ज़रा सा है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी ने, और 1876 में, मतलब उसके जस्ट 10 साल के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनाई। अब जो ये इंडियन एसोसिएशन थी, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी 1876 में, इस संस्था ने लंबी अवधि तक प्रमुख विषयों पर भारतीयों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। इस संस्था ने नेताओं ने अपनी संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप देने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे अनेक कारणों से सफल नहीं हो सके। वह मूलतः बंगाल का ही संगठन रहा, मतलब संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव कम ही देखने को मिलता है। अतः दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के प्रयत्नों से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। तो देखिए, फिर एक और फैक्ट हो गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस
इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? 1883 में, 1883 में दिसंबर, कोलकाता में यहाँ पर ये इसका जो सम्मेलन हुआ था वो संपन्न हुआ। इसके विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने भाग लिया। प्रस्ताव जो था, इसका प्रस्ताव, अब देखिए इसमें संबंधित जो मुख्य प्रस्ताव कौन कौन से हैं वो तो देखिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन हुआ था, इसमें जो प्रस्ताव रखे गए थे, मुख्यतः यहाँ पर 5 प्रस्तावों का उल्लेख आता है। तो इनके द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए थे उसमें क्या था, पहले जो प्रस्ताव था उसमें कहा गया था कि सिविल सर्विस की जो परीक्षा उसी समय भारत में भी ली जाए जब ब्रिटेन में होती है, तथा इसमें बैठने की आयु 22 वर्ष कर दी जाए। दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रीय कोष के संग्रह के महत्व को जोर दिया। तीसरे प्रस्ताव में भारत के प्रतिनिधि विधानसभाओं की मांग की गई। चौथे प्रस्ताव में आर्म्स एक्ट के रद्द करने की मांग की गई तथा 5वें प्रस्ताव में इल्बर्ट बिल पर हुए समझौते पर खेद प्रकट किया। तो ये इल्बर्ट जो बिल था वो आया था 9 फरवरी 1883 को। इसमें जो कानून बनाया गया था उसमें जो भारत में रहने वाले यूरोपियंस थे उन पर अगर यदि कोई अभियोग चलाया जाता है या उन पर कोई मुकदमा चलता है तो उसकी जो सुनवाई होती है उसकी हियरिंग जो भारतीय मूल का जो जज हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब भारतीय जज कर सकते हैं यूरोपियन के अगर ऊपर कोई समझौता कोई मुकदमा चलाया जाता है तो इसका यूरोपियन ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, तो बाद में उसको वापस ले लिया गया था। इस प्रकार से ये 5 प्रस्ताव थे वो रखे गए थे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिसंबर 1883 के कलकत्ता के पहले सम्मेलन में। पूर्णतः सफल न होने पर भी सम्मेलन का अपना महत्व रहा। ये सभी राष्ट्रीय नेताओं को एक मंच पर लाने और अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की तरफ पहला कदम था। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में ही हुई। कब हुई? उसके जस्ट 2 साल बाद 1885 में। इसी क्रम में 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1883 में कलकत्ता में। सेकंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1885 कलकत्ता में हुई थी, लेकिन जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की गई थी और व्योमेश चंद्र बनर्जी को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। देश भर के 72 प्रतिनिधि 72 उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे वहाँ मौजूद थे। इसके जो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, वो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। तो इसे एक सेफ्टी वॉल की तरह अंग्रेजों ने बनाया था कांग्रेस को, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने ही आंदोलन में भाग लेकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक मुख्य भूमिका निभाना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला उदारवादी चरण सन 1885 से 1905 तक, उग्रवादी चरण 1905 से 1920 तक, गांधी युग 1920 से 1947 तक। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, इसके तीनों चरणों का कालक्रम याद रखिएगा। उदारवादी चरण 1885 टू 1905, उग्रवादी चरण 1905 टू 1920 और गांधी युग 1920 टू 1947 तक। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी युग 1885 से 1905 तक। सन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक के राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी चरण कहा जाता है। इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व वकील, डॉक्टर, अध्यापक, लेखक, पत्रकार आदि मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के हाथों में रहा। नेताओं में दादा भाई नौरोजी, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि उदारवादी नेता कौन कौन से थे और उग्रवादी कौन कौन से थे। तो उदारवादी नेताओं में मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख थे। इस चरण के नेताओं का विश्वास था कि अभी लोगों को राजनीतिक मामलों पर जागरूक करना ज़रूरी है ताकि उनमें अंग्रेजी राज का विरोध करने का आत्मविश्वास पैदा हो सके। इस दौर के राष्ट्रवादियों का समस्त दर्शन एवं कर्म इस दृष्टि से प्रेरित था।
इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम तैयार करना था जिस पर विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, जातियों, भाषाई समूहों एवं वर्गों की आपसी सहमति हो। तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उपस्थित लोग। सर्वप्रथम राष्ट्रवादी नेताओं ने जो साम्राज्यवाद था उसका आर्थिक विवेचन किया। उनके अनुसार अंग्रेजी उपनिवेशवाद का सार था भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। ये गरीबी भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम थी। यह पिछड़ापन अंग्रेजी शासन का परिणाम था। अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और आधुनिक औद्योगिकी प्रक्रिया को धक्का पहुंचाया। अंग्रेजी नीतियों द्वारा भारतीय कृषि का भी शोषण हुआ। उन्होंने सरकारी खर्चों की कड़ी आलोचना की। सरकारी पैसे का एक बड़ा हिस्सा सेना और प्रशासन में खर्च होता था, लेकिन लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों की उपेक्षा की जाती थी। इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे यह साबित किया कि भारत के इंग्लैंड को अनेक माध्यमों से धन भेजा जाता है, जिसके बदले में भारत को कोई भी प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता। तो देखिए अब हम देखेंगे कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य। उसकी स्थापना करने के पीछे कांग्रेस की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य थे वो देखते हैं। प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना नहीं था। उदारवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। कांग्रेस का उद्देश्य प्रतिनिधि सभाओं का विस्तार और उनमें भारतीयों की अधिकाधिक संख्या में वृद्धि करना था। साथ ही कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक अधिवेशनों में इन परिषदों के प्रतिनिधि चरित्र को विकसित करने की दृष्टि से निर्वाचित सदस्यों की एक निश्चित संख्या की भी मांग की थी। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी न्याययुक्त मांगों को मानने का आग्रह किया। इस युग में कांग्रेस द्वारा कई राजनीतिक मांगें पेश की गई जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखेंगे कांग्रेस के द्वारा कौन कौन सी मांगें रखी गई थी। विधानमंडलों का विस्तार हो और उनके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हो तथा उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। न्याय व्यवस्था में जूरी का प्रयोग हो। कार्यकारिणी तथा उच्च नौकरियों में भारतीयों को स्थान मिले तथा भारतीयों को उच्च सैनिक शिक्षा दी जाए। शस्त्र कानून में संशोधन किया जाए तथा भारतीयों को भी अधिकार दिया जाए। 1905 में गोखले ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग की। तो देखिए सबसे पहले स्वशासन की मांग किसने करी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सन 1906 ईस्वी में इसी मांग को दादा भाई नौरोजी ने दोहराया। कांग्रेस ने सामाजिक और आर्थिक जीवन के क्षेत्र में आवश्यक सुधार की मांगें भी इस प्रकार से रखी थी। भूमि कर में कमी की जाए एवं सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाए। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए तथा उनका आधुनिकीकरण किया जाए। भारत से बाहर भेजे जाने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रशासनिक व्यय में भी कमी की जाए। नमक कर को समाप्त किया जाए। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस। तो देखिए अब प्रारंभ में जब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच में किस तरह से संबंध थे और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें किस तरह से परिवर्तन होते आए वो तो हम देख लेते हैं। प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटेन की महान विजय समझा गया, परंतु सरकार और कांग्रेस के बीच जब मधुर संबंध अधिक समय तक कायम नहीं रह सका तो शीघ्र ही सरकार इस संगठन से भयभीत हो गई और इसमें खतरा दिखाई देने लगा। सरकार ने कांग्रेस को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। सन 1888 में 1888 में सरकार की कांग्रेस संबंधी नीति में परिवर्तन हुआ। लॉर्ड डफरिन ने एक भोज के अवसर पर कहा, अब कांग्रेस का झुकाव राजद्रोह की ओर हो रहा है और यह संस्था शिक्षित भारतीयों के नाम मात्र का प्रतिनिधित्व करती है। 1890 ईस्वी में सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली जिसके अनुसार कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने की मनाही कर दी गई। इस प्रकार सरकार और कांग्रेस के बीच आपसी संबंधों में कटुता बढ़ने लगी। अर्थात जो सरकारी कर्मचारी थे जब वो कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेते तो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि उनके विचार विरोधी होने लगे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने कर्मचारियों को कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने पर भी मना कर दिया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया।
सरकार के इस बदलते हुए रवैये के बावजूद कांग्रेस अपने रास्ते पर चलती रही। निसंदेह कांग्रेस की कार्यनीति में कुछ परिवर्तन आया। कांग्रेस के नेताओं ने वायसराय के विचारों का खंडन करना शुरू किया। धीरे धीरे कांग्रेस की ओर से विभिन्न भागों में सभाएं की जाने लगी। राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पारित होने लगे, किंतु अब भी कांग्रेस नेताओं का अंग्रेजों में विश्वास था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूना कांग्रेस में भाषण देते हुए भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बताया। इंग्लैंड में भी कांग्रेस के कार्यों का प्रचार तेजी से होने लगा, जिसमें कुछ अंग्रेजों ने भी दिलचस्पी दिखाई। ब्रिटिश संसद के चार्ल्स ब्रैडला और सर विलियम वेडरबर्न ने इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय नाम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फैक्ट आते जा रहे हैं आप उनको लिख सकते हैं। चार्ल्स ब्रैडला और सर विलियम वेडरबर्न के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1890 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना हुई। इस कमेटी ने 1890 में इंडिया नामक एक प्रकाशित पत्रिका भी प्रकाशित की। देखिए, इंडिया नामक पत्रिका 1890 में किसने प्रकाशित की? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिसकी स्थापना 1890 में ही हुई थी। सन 1892 में 1892 में मासिक और 1896 में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। पत्रिका का नाम था इंडिया। इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1892 में 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पास हुआ, जिसमें भारतीय विधानमंडल में कुछ सुधार हुए। यह सुधार अधिनियम कांग्रेस के प्रयत्नों का ही प्रतिफल था, परंतु कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। यही नहीं, भारतीयों को जो थोड़े बहुत राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे उन पर भी कुठाराघात होने लगा। 1898 में एक कानून पारित हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजी शासन की आलोचना करना अपराध माना गया। सन 1899 में 1899 में कलकत्ता निगम के भारतीय सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया। सन 1904 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सीमित कर दी गई। तो देखिए, जैसे जैसे जागृति आने लगी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उसके जो राजनीतिक दल के नेता थे, उन लोगों पर प्रतिबंध और उसके साथ साथ में जो उनके द्वारा प्रयत्न किए जा रहे थे, समाचार पत्र थे या जो भी उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे थे जागृति के, उन पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने शुरू हो गए। बाल गंगाधर तिलक तथा उनके समाचार पत्रों के संपादकों को कैद कर लिया गया। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो संपादन किया जाता था समाचार पत्र मराठा और केसरी मुख्य रूप से आता है। मराठा जो समाचार पत्र था वो निकाला जाता था अंग्रेजी में, तो इनकी भाषाएं पूछी जाती है। और यहाँ पर इनके सहयोगी थे आमरकर, और केसरी जो था, केसरी वो मराठी भाषा में निकाला था। बाल गंगाधर तिलक के ही दोनों समाचार पत्र थे, केलकर के सहयोग से। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा भी 1893 में 1893 में उन्होंने तिलक ने गणपति उत्सव, और 1895 में 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया। इन्होंने ये जागृति हिंदुओं में विशेषकर जागृति के लिए ही और युवाओं को राष्ट्रीयता की भावना व संस्कृति से जुड़ाव के लिए इन्होंने गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में शुरू करा। अब देखते हैं इनकी मुख्यतः पुस्तकें जो पूछी जाती है। बाल गंगाधर की पुस्तक आती है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसके अलावा एक और आती है इनकी पुस्तक गीता रहस्य, जो इन्होंने मांडले जेल में रहते हुए लिखी थी। मांडले जो वर्तमान में म्यांमार में स्थित है। इसके अलावा एक आता है एक्ट ऑफ कंसेंट 1892 में। ये एक बिल था जिसका बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से ये पारित हुआ था, जिसका तिलक ने विरोध किया था। इसमें जो बिल में प्रावधान क्या किया गया था, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 12 वर्ष कर दिया गया था। तो तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। तो इनके बारे में एक ये फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
बाल गंगाधर तिलक, जिनका जो उपनाम था वो लोकमान्य था। इसके अलावा एक और फैक्ट पूछा जाता है कि वैलेंटाइन चिरोल का कथन आता है भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को। इसके अलावा 1916 में 28 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना भी उन्होंने पूना में की, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक और उनके समाचार पत्रों के संपादकों को कैद कर लिया गया। इससे राष्ट्रीय नेताओं में अत्यधिक असंतोष पैदा हुआ। सरकार भी कांग्रेस के प्रस्तावों को नकारती रही, जिससे कांग्रेस के कुछ सदस्यों को विश्वास हो गया कि केवल प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से सिद्धि नहीं होगी, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अब देखते हैं उदारवादियों को अपने कार्य में कितनी सफलता मिली। तो उदारवादियों के कार्यक्रम में कमियां थी और उन्हें अपने उद्देश्य में विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने खुलकर सरकार का सामना नहीं किया क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थिति से परिचित थे। यदि वे उग्र नीति अपनाते तो आरंभ में ही सरकार कठोरता से उनका दमन कर देती। ऐसी परिस्थिति में जो उन्होंने सेवा भारत के लिए की वह न हो पाती। वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि है उसके लिए एक आधारशिला तैयार करने का काम उदारवादी नेताओं ने किया। उन्हीं के प्रयासों से औपनिवेशिक स्वशासन तथा प्रशासनिक सुधार की मांगें की जाने लगी। भारत को राजनीतिक प्रशिक्षण दिलाने और जागरूक करने की दिशा में उनका योगदान प्रशंसनीय है। उदारवादियों के प्रयास से ही सन 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित हो सका। भारत में प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के विकास में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। उदारवादियों के राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों से एक लाभ यह भी हुआ कि राष्ट्रवादियों के हृदय में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। वे धीरे धीरे समझने लगे कि ब्रिटिश शासन उनका कल्याण करना नहीं चाहता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव इन्हीं 20 वर्षों में उदारवादियों के प्रयास से डाली गई। उदारवादी नेताओं ने ही हमें इस योग्य बनाया कि हम स्वतंत्रता की मांग सरकार के समक्ष रख सकें। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने उदारवादियों के कार्यों की प्रशंसा में ये विचार व्यक्त किया कि प्रारंभिक उदारवादियों ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की इमारत की नींव डाली। उन्होंने प्रयत्नों से ही इस नींव पर एक एक मंजिल करके इमारत बनती चली गई। पहले उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल और इसके ऊपर स्वराज और सबसे ऊपर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें बन सकी। तो ये कथन किसका है? पट्टाभी सीतारमैया जी का। अब हम दूसरा चरण देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग 1905 से 1920 तक। तो पहला जो चरण रहा उदारवादी युग, तो उसमें उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार से भारत में स्वशासन की मांग की। भारतीयों की भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से भागीदारी हो, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब ये प्रयास असफल होने लगे, जब उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिश वास्तव में भारतीयों को अधिकार देना ही नहीं चाहते, तो धीरे धीरे उग्रवादी नेताओं का प्रवेश भारतीय राजनीति में होने लगा। और जो उदारवादी नेता ये समझते थे कि ब्रिटिश सरकार हमारे भले के लिए कार्य कर रही है, धीरे धीरे उनको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि ब्रिटिश वास्तव में अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो उन्होंने विरोध करना शुरू करा और इस तरह से भारत की राजनीति में एक उग्रवादी युग का प्रारंभ हुआ। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स जो होते हैं मिस नहीं करने चाहिए हमको, अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।